हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट जीके का चैप्टर नंबर 2 वैदिक संस्कृति कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। आगे चलें। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आगे चलें। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आगे, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। वे नगरों में निवास नहीं करते थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। व्याख्या देख लेते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासक को राजन कहते थे। ठीक है, आगे चलें। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, आगे चलें। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। किसके? श्रमण के नाम से। आगे, वैदिक संस्कृति का वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुल्ब सूत्र होता है। क्या है? सुल्ब सूत्र। सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। आगे चलें। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, यही सही क्रम है। क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद ये किस काल में लिखे गए हैं? तो ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। इजी क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो देखिए, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो जिसमें अथर्ववेद है उसको काट दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वेद त्रयी या त्रयी कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते
किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद में लिया गया। कहां से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे चलें, व्याख्या क्या है इसका? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किससे? इसी मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, आगे चलें। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय यह पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को। किसको? सामवेद को। व्याख्या देख लेते हैं। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा वेद है? तो सामवेद। आगे चलें। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। कौन है? मनु। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो यह है श्रीमद् भगवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। आगे, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये गोधन। क्या है? गोधन। आगे चलें। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देख लेते हैं इसका। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। आगे चलें। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें प्रकृति की उपासना था। किसकी? प्रकृति की। आगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। आगे चलें। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को किसका देवता माना जाता है? युद्ध एवं वर्षा का। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र यह गणित के ज्यामिति से संबंधित है। किससे? गणित के ज्यामिति से। आगे चलें। अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय यह ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? ऋग्वेद से। आगे चलें। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो सर्वप्रथम ये पंजाब में बसे थे। कहां? पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, वेद है और यहां यज्ञ करता है। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता या होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्वयु कहा जाता है। सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्र कहते हैं। और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो ये ऑटोमेटिक अपने में सुमेलित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4।
ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 ए ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। किस लिए? वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया। ठीक है, आगे चलें। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये उलूक कड़ाद। कौन है? उलूक कड़ाद। ठीक है, आगे चलें। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये बादरायण है। कौन है? बादरायण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन। आगे चलें। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह नवा मंडल। कौन सा? नवा मंडल सोम को समर्पित है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ठीक है, आगे चलें। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य युद्ध यह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस तट पे? परुष्णी, या इसका आधुनिक नाम क्या है? रावी। क्या है? रावी। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे चलें। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। क्या थी? 1/6। आगे चलें। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा था। किससे? ब्राह्मण युग से। आगे चलें। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो यह धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? धर्मशास्त्र के काल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, यानी इस एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व किस लिए है? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 35वां का ए। आगे चलें। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? सॉरी, तो यह ऋग्वेद में उल्लेखित है। किसमें? ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। व्याख्या देख लेते हैं। सविता या सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लिखित है। ठीक है, ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, आगे चलें। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ये गौतम ने। किसने? गौतम ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
प्राचीन भारत में निष्क किस लिए जाने जाते थे? यह स्वर्ण आभूषण थे। क्या थे? स्वर्ण आभूषण। आगे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें यह दर्शन पर आधारित है। किस पे? दर्शन पे। आगे चलें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, 4 हो गया, A का 4। यजुर्वेद, यजुर्वेद है स्तोत्र एवं कर्मकांड, 4 2। सामवेद संगीत स्तोत्र है, 4 2 1। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किसमें है? तो ए में। किसमें? ए में। आगे चलें, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, इसे नदी तमा यानी नदियों की माता कहा गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 1 बार हुआ है। ठीक है, आगे चलें, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? तो यह केकय राज्य के थे। कहां के? केकय राज्य के। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद यह कठोपनिषद में मिलता है। कहां? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुब्भा काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में। कहां? अफगानिस्तान में। आगे, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो कपिल मुनि ने किसका प्रतिपादन किया था? तो यह सांख्य दर्शन का। किसका? सांख्य दर्शन का। आगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो यह अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। व्याख्या देख लेते हैं। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिला अंतर्गत गंगा नदी की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम ने चीनी यात्री युआन च्वांग द्वारा उल्लिखित पिलोशान नामक स्थल का अतरंजी खेड़ा से समीकरण किया है। ठीक है, आगे चलें, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह सामवेद का। किसका? सामवेद का। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है भागवत। कौन सा? भागवत। व्याख्या देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत यह मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कर लेते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, तो यह आप क्या हो जाएगा? 3। ऋग्वेद यह ईश्वर की महिमा से संबंधित है, तो 3 1। यजुर्वेद यह बलिदान विधि से संबंधित है, 3 1 2। और सामवेद यह संगीत से संबंधित है, तो 3 1 2 4। 3 1 2 4 देखिए किस में आता है? तो डी में। कहां? डी में। 3 1 सॉरी ए में आता है। 3 1 2 4 यह ए में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक यह चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से। आगे,
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यह यजुर्वेद में चलता है। कहां? यजुर्वेद में। ठीक है, आगे थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन काफी है। वैदिक युगीन सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक युगीन सभा यह मंत्री परिषद थी। कैसी? मंत्री परिषद। आगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली यह गणतंत्रात्मक थी। कैसी? गणतंत्र। ठीक है, व्याख्या क्या है इसका? वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। ठीक है, आगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई थी? कब हुई थी इनकी अभिव्यक्ति? तो यह वैदिक युग में। कब? वैदिक युग में। आगे, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, ये उपवेद है और ये संबंधित वेद। तो आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्वेद यह ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यह यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद यह सामवेद का उपवेद है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र यह अथर्ववेद का उपवेद है। तो यह सुमेलित है। 1 2 3 4 यह पहले से ही सुमेलित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। आगे चलें। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह अथर्ववेद में इसका वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद में। आगे, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य किसको इंगित करता है? यह श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? तो अभी हमने पढ़ा था आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से? मध्य एशिया से। आगे चलें। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? तो यह यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। आगे चलें। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। आगे चलें। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था यह विदत थी। क्या थी? विदत। आगे, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया था? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ था? तो यह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। आगे चलें। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? जब उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह, यह अनुलोम विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है?
उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, प्रतिलोम विवाह क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह कहलाता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो यह प्रतिलोम विवाह होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा बी। आगे, वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था? तो यौ किसको कहा जाता था? ये जौ को। किसको? जौ को। ठीक है, आगे चलें। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ब्रीहि यह चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? चावल के लिए। आगे, अथर्व का क्या अर्थ होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या होता है? पवित्र जादू। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, शिक्षा यह ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद शास्त्र से संबंधित है। तो यह 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 3 4। आगे चलें। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो यह मनु स्मृति। कौन सी? मनु स्मृति प्राचीनतम है। आगे चलें। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा यह रामायण को दी जाती है। किसको? रामायण को। व्याख्या देख लेते हैं। रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसके 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो रामायण की रचना किसने की है? तो कवि वाल्मीकि ने। ठीक है, आगे चलें। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण यह मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। किसको? सरस्वती को माना गया है। आगे, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब या कुल था। क्या था? कुटुंब या कुल। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो यह किसकी स्तुति में किया गया है 250 सूक्तों की रचना? तो यह इंद्र की स्तुति में। किसने? इंद्र की। आगे, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो यह अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा को यह सब कहा गया है। आगे, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये मैत्रायणी संहिता में। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। व्याख्या देख लेते हैं। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा विष पाशे से की गई है। स्त्री की तुलना किससे की गई है? तो मदिरा विष और पाशे से की गई है। आगे चलें। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। किसको? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कर लेते हैं सूची 1। राजसु यज्ञ क्या होता था? तो राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और
अनिष्टोम यज्ञ क्या था? यह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। परुश्री, देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है इधर सूची 1 में, और सूची 2 में आधुनिक नाम है। परुष्णी, परुष्णी यह रावी नदी का आधुनिक नाम है। परुष्णी, परुश्री का आधुनिक नाम रावी नदी, शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज, अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाव, और विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, आगे चलें। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कितनी? 16। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह क्या था? ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय व बैल कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह आर्ष विवाह था। और प्रजापत्य विवाह यह बिना दहेज के किया जाने वाला विवाह था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4 ये सही सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए गंधर्व विवाह यह प्रेम विवाह था। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह क्या होता था? तो पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, यह पैशाच विवाह होता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो यह मातृ ऋण। ठीक है, मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कैसी है? तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड यह गेरुई मृदभांड संस्कृति थी। कैसी? गेरुई मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कैसी थी? तो यह चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति। आगे हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो यह भगवानपुर। कहां से? भगवानपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का उल्लेख करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। कहां? ऋग्वेद में। व्याख्या देखते हैं। विवाह सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 85वें सूक्त को विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। आगे ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्य या अघन्य शब्द का प्रयोग यह गाय के लिए किया गया। किसके लिए? गाय के लिए। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कर लेते हैं। संग्रहित्र क्या होता था? तो यह कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत यह कर संग्राहक करता था। छता या छत्री यह प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक होता था। अक्षवाप क्या होता था? पासे के खेल में राजा का सहायक। तो क्या हो गया? 1 2 4 3। 1 2 4 3 आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो किस देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो ऋतस्य गोप कहा जाता है वरुण को। किसको? वरुण को।
आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता वरुण था। कौन था? वरुण। आगे चलें। तीन क्रमों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो उपक्रम किसे कहा गया? तो विष्णु को। किसको? विष्णु को। किस लिए? इन्होंने तीन क्रमों में तीनों लोक माप लिया था। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पूषण, पूषण यह पशुओं का देवता होता था। रुद्र, अनैतिक आचरण से संबंधित देवता। ध्यव या ध्यव, आकाश के देवता। अदिति, देवताओं की माता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4। आगे चलें। मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित थी? तो मनुस्मृति मुख्यतया समाज व्यवस्था से संबंधित थी। किससे? समाज व्यवस्था थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। किसने? विश्वामित्र ने। आगे चलें। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता यह ईरान से संबंधित है। कहां से? ईरान से। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे अश्वों, रथों और कांच के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल सही थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आर्यों के संबंध का सूचक कौन सी नदी का है? कुंभा या काबुल, कुंभा या क्रम। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे चलें। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा क्या है? ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे चलें। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुंभा, कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक और सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज। तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। 2 3 1 4 बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, आगे चलें। दोस्तों, सेशन कैसा लगा? इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कैसा था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कैसा था? तो यह प्रकृति पूजा और यज्ञ था। कैसा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को। किसको? महर्षि कणाद को। आगे चलें। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत माधव किससे संबंधित ऋषि थे? तो राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगढ़। कौन थे? ऋषि गौतम रहुगढ़। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो यह सूर्य सूक्त। कौन सा? सूर्य सूक्त। आगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो सतसहस्त्री संहिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह महाभारत को। किसको? महाभारत को। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से
किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो ये भृगु ने। किसने? भृगु ने। 117वां का सी। आगे चलें। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता आख्यान यह कठोपनिषद में मिलता है। कहां? कठोपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तो बाजसनेयी। कौन सी है? बाजसनेयी। ठीक है, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? तो ये ब्राह्मी लिपि थी। कैसी? ब्राह्मी। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।